1 2 3 and start. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, रोडस्टर को कंपेयर करेंगे विथ नेकेड स्पोर्ट। 2024 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 को कंपेयर करेंगे विथ 2024 बजाज पल्सर NS 400Z। अब देखिए, दोनों आप लोगों को काफ़ी सिमिलर या फिर आप कह सकते हैं सेम यहाँ पर जो पावर है 40 PS तक की वो प्रोवाइड कर रही है। बाकी यहाँ पर स्पेसिफिकली 40.02 PS आप लोगों को मिल रही है। दोनों में कुछ चीज़ सिमिलर है, लेकिन भाई कई सारी चीज़ ऐसी भी है जो डिफरेंट आप लोगों को मिल रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर तो एक ह्यूज गैप है ही। तो एक यहाँ पर कॉमन सी डाउट बनी हुई है, क्योंकि DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल सेटअप दोनों में आप लोगों को मिल रहा है, तो खरीदना कौन सा सही होगा, NS 400Z या फिर गुरिल्ला 450? यही जो डाउट है आज मैं आप लोग को दूर करूंगा। फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन मेन फोकस रहेगा कि भाई राइड करते वक्त दोनों में डिफरेंस क्या मिलती है और उस डिफरेंस के आधार पर आपको कौन सा बाइक खरीदना चाहिए। ठीक है, ये आज मैं आप लोगों तक क्लियरली पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रॉयल ऑटोमोबाइल कृष्णनगर एंड SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, सो दैट मैं आप लोगों तक ये राइड रिव्यू पहुंचा सकूं, राइड कंपैरिजन। और अगर आप लोग यहाँ पर कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या फिर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या फिर रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हैं, शोरूम्स का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक छोटा सा वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंस के बारे में बता सकूं। प्राइस यहाँ पर आप लोगों को NS 400Z में करीबन 2,30,000 से 35,000 तक में आप लोगों को मिल जाएगी। और वहीं अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 की टॉप मॉडल पे आ रहे हैं, तो आप लोगों को करीबन 3,01,000 रुपये तक पे करना हो रहा है। तो आप मान के चल सकते हैं अराउंड 65,000 रुपीज़ तक का जो गैप है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर USD है, यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक है। अब कितनी ज़्यादा यहाँ पर आप लोग को ये कॉर्नरिंग में या फिर ओवरऑल हैंडलिंग में फ़र्क डालती है, वो तो हम लोग चलाते वक्त बात करेंगे। लेकिन हाँ, टायर यहाँ पर आप लोग को 110 और यहाँ पर 140 सेक्शन की मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 120 और 160 सेक्शन का आप लोगों को गुरिल्ला में मिल रहा है। और ये दोनों ही टायर रेडियल है। बाकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, कितनी अच्छी है चलाते टाइम बात करेंगे इसके बारे में। और ये सारी चीज़ें तो दोस्तों डायनेमिक है, आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। ये KTM से डिराइव करा गया इंजन आप कह सकते हैं। 373cc DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिलिएटेड इंजन आप लोग को मिलेगा। 40 PS की मैक्स पावर और 35 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, स्लिप एंड असिस्ट क्लच एंड यहाँ पर आप लोग को जो ABS मोड है वो भी यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग को 452cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल इंजन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। पावर करीबन सेम है 40.02 PS की, लेकिन टॉर्क यहाँ पर 5 Nm ज़्यादा है, 40 न्यूटन मीटर आप लोगों को मिल रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ABS मोड यहाँ पर नहीं है, लेकिन स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिसको आगे चलाते हुए हम लोग बिल्कुल टेस्ट करने वाले हैं। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुन लेते हैं। बाकी NS 400Z में आप लोगों को अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिलेगी और यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर मिलेगा। सबसे पहले NS 400Z की जो आवाज़ है वही आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर NS 400Z की सुन ली है। और चलिए अभी हम लोग यहाँ पर रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 की जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना दूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइकों की जो आवाज़ है वो सुन लिया। बाकी DOHC सेटअप दोनों में ही है। अब आप लोगों को किसकी आवाज़ ज़्यादा बेहतरीन लगी वो प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। और देखिए दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं डिजिटल मीटर कंसोल, ठीक है, देन टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है, जो आप लोग स्पोर्ट या फिर ऑफ रोड मोड में अगर आप चाहें तो जाकर आप ऑफ भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोगों को पूरी तरीके से डिजिटल ही मिल रहा है, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS मोड जो है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप वो भी आप लोग को दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सीट हाइट 807 है और यहाँ पर आप कह सकते हैं 780 mm की है। बाकी सीट
मतलब कुशनिंग वगैरह के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 5'4" तक की हाइट इनफ है और यहाँ पर करीबन 5'12" तक की भी हाइट इनफ है अगर आप दोनों ही बाइक को मैनेज करना चाहते हैं। देखिए मैंने बाइक के बारे में आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया जो भी की डिफरेंसेस थी। चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं दोनों में आप लोगों को राइड एक्सपीरियंस कैसा मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद पल्सर NS 400। देखिए पावर तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर 35 Nm टॉर्क है और गुरिल्ला में आप लोगों को 40 मिलेगी। तो स्टार्ट इसी से करते हैं। वैसे देखिए करीबन 807 mm की सीट हाइट पर आप बैठ रहे हैं, तो ये जो बड़ी सीट हाइट है डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएंगी। और हाइट अगर आपकी 5'4" तक है तो मेरे ख्याल से आप मैनेज कर पाएंगे। बाकी कंप्लीट रियर फिटेड फुटपिक जो वो आपको मिल रहा है। सीट जो है वो स्पेशियस है लेकिन कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। और आप बहुत ज़्यादा तो नहीं झुक रहे हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको थोड़ा सा झुकना तो बिल्कुल हो ही रहा है। और स्पेशियस तो है ये, अगर आप पिलियन के साथ भी बैठ रहे हैं तो भी स्पेस की कोई प्रॉब्लम वैसे फील आपको होगी नहीं। बाकी राइड बाय वायर दोनों ही बाइक में आप लोग को मिल जाएगी, फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। भाई साहब ये जो खींच रही है ना, ये देखिए, ये भाई मज़ा आ रहा है, भाई मज़ा आ रहा है। राइड बाय वायर जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है यहाँ पर भी आपको गजब निकाल कर दे रही है। और देखिए बाकी मैं इतना आप लोगों को कह सकता हूँ कि इनिशियल रिस्पॉन्स जो वो काफ़ी गजब है। अगर आप लोग लोड के साथ भी कैरी कर रहे हैं बाइक को, मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को क्लच के बारे में बताऊँ तो येस इट्स ऑन द मिड साइड, स्लिपर एसिस क्लच है, लेकिन एसिस की वजह से ये सॉफ्ट है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। और क्योंकि स्लीपर क्लच है, टेस्ट करना तो बिल्कुल बनता है। इसको हम लोग ले चलेंगे 6 गियर तक 70-80 पे। एंड ये देखिए डाउनशीट 5 पे आ गए, 4 पे आ गए, 3 पे आ गए, 2 पे आ गए, ठीक है। और ये इतनी स्मूथली आ रही है ना, मतलब आरपीएम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेज नहीं हो रही है। और स्लिप का तो यहाँ पर मतलब रियर टायर स्लिप करने का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्मूथ तरीके से यहाँ पर ये मतलब गियर शिफ्टिंग वगैरह हो रही है अगर आप लोग स्लीपर एसिस क्लच यूज़ कर रहे हैं। और रियर टायर तो बिल्कुल भी स्लिप कर ही नहीं रही है, तो ये एक सेफ्टी में ऐड हो जाती है। मान के चलिए आपके सामने कोई आ गया, आप हाईवे पे हैं, एग्रेसिव गियर डाउन करके जैसे आप क्लच छोड़ते हैं गियर डाउन करके ये स्लिप कर जाती है रियर टायर, तो उससे भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। और इंजन के बारे में बात हो रही है तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो हाँ हल्का सा एफर्ट तो भाई देखिए आप लोग को यहाँ पर मतलब अप्लाई करना हो रहा है, चाहे आप शिफ्ट करना चाह रहे हो या फिर डाउन शिफ्ट। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पर बिल्कुल फरमाएंगे। फर्स्ट गियर पर मैंने इसको डाल दिया है एंड 1 2 3 एंड स्टार्ट। 60 आप लोगों ने देख लिया है, टाइम फॉर 100 और 120 भी इसने पार कर लिया है। फोर्थ गियर में ही आराम से ये क्रॉस कर जा रही है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से ये एक बात कह सकता हूँ कि वाइब्रेशन देखिए DOS से इंजन है, इतनी तगड़ी आप लोगों को परफॉर्मेंस निकाल कर दे रही है। 100-120 तक तो ये मतलब इन नो टाइम अचीव कर ले रही है। तो देखिए वाइब्रेशन थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। 90 के ऊपर जब आप जा रहे हैं थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर फील हो रही है। और ये देख रहे हैं, ये जो आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं ना, जो USD आप लोगों को 43 mm की यहाँ पर सामने में मिल रही है, वह लाजवाब रिस्पांस आपको दे रही है। कोई डर आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है और स्टिफनेस तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। बाकी देखिए अभी एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। 90 के बाद डेफिनेटली हल्का सा वो जो वाइब्रेशन है वो आपको फील होगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 5-6 हज़ार RPM के बीच में है 6 गियर पे शिफ्ट करके 110-15 तक भी अगर आप लोग मतलब क्रूज कर रहे हैं ना, कंफर्टेबल क्रूज स्पीड आप उसको मान कर चल सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा रोड की स्पीड लिमिट के हिसाब से चलाइए, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से चलाइए। रोड की स्पीड लिमिट 120 है तो 20 पे जाने की जरूरत नहीं है, आप 70-80 पर चलाना चाह रहे हैं वैसे ही चलाइए एंड ऑलवेज राइड सेफ, ठीक है। और अब जो आप लोगों से कहना चाहूँगा वो है अबाउट स्टेबिलिटी। देखिए 120 तक मुझे वैसे स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कोई जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर फील नहीं हुई है। बाकी 130 तक भी ठीक है, उससे ऊपर मैंने ट्राई नहीं किया है तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी में मतलब 120-30 तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फ्रंट में आप लोगों को 110 सेक्शन की टायर मिल रही है, रियर में 140 सेक्शन की। बाकी रियर टायर आप लोगों को आप कह सकते हैं रेडियल मिल रही है, तो वो एक बात है मतलब सही आप लोगों को ओवरऑल जो स्टेबिलिटी वो मिल रही है एटलीस्ट टिल 130 km/h स्पीड। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये गियर शिफ्टिंग के बारे में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक, अब ये गियर शिफ्टिंग मतलब शॉर्ट गियर टॉल गियर्स ये दोनों में ना मतलब चाहे गुरिल्ला में हो चाहे यहाँ पर काफ़ी हद तक मैं कहूँगा सेम आप लोगों को जो वो कैरेक्टर है वो मिल रही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक ये आपको कहेगी कि भाई देखो थोड़ा सा मतलब गियर जल्दी जल्दी चेंज करो। जैसे कि मैं अभी फोर्थ गियर पर भी अगर मैं डाउन करके चला रहा हूँ ना तो बहुत ज़्यादा वो जो अर्ज है वो फील नहीं हो रही। लेकिन हाँ
50 के ऊपर अगर आप लोग 5th गियर पे डाल दे रहे हैं तो भाई आराम से आप लोग क्रूज कर पा रहे हो। 6th गियर में मैंने ऑलरेडी बताया 5-6 हज़ार आरपीएम के ऊपर रखी और 110-20 तक क्रूज की जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने भी इसको यहाँ पर टेस्ट किया है। मुझे जब पुणे में लॉन्च हुई थी 31 किलोमीटर पर लीटर तक की मिली थी। बाकी ये राइडर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि किस कंडीशन पे आप चला रहे हैं, लेकिन इतना आप मान के चल सकते हैं। अगर आप लोग 100 के ऊपर भी चला रहे हैं मतलब 25-28 तक की आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके मान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात अबाउट इंजन। और चलिए अब ब्रेकिंग को भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे। 70-80 तक ले चलेंगे पहले एंड 70 पे फ्रंट ब्रेक, ये देखिए आराम से, ठीक है। पीछे कोई है नहीं तभी मैंने इसको यहाँ पर ब्रेकिंग करी है, तो आराम से आप लोग ब्रेकिंग भी कर पा रहे हैं। मतलब और एक बात है ना, ब्रेकिंग आप लोग अगर देख रहे हैं तो चाहिए क्लच हो चाहे यहाँ पर ब्रेक लीवर भी एडजस्टेबल है, तो आप अपनी उंगलियों के हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर पाएंगे। और फ्रंट ब्रेक जो है काफ़ी बेहतरीन है। फ्रंट में आप लोगों को 320 mm की जो डिस्क मिल रही है वो काफ़ी लाजवाब आप लोगों को जो रिस्पॉन्स है वो निकाल कर दे रहा है। लेकिन एक बात है, ये जो लीवर है उसको आप लोगों को ज़्यादा पुल करना हो रहा है। जितना ज़्यादा पुल कर रहे हैं उतना अच्छा आप लोगों को ब्रेकिंग जो है वो ये निकाल कर बिल्कुल दे रही है। एंड देन चलिए जो रियर ब्रेक है उसको भी यूज़ करते हैं 60-70 पे ले जाके। ये देखिए रियर ब्रेक 73 पे, देखा आप लोगों ने, मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया लेकिन रियर टायर जो है वो फिसली नहीं है। बाकी 230 mm की रियर में आप लोगों को जो डिस्क ब्रेक है वो मिलती है। रियर टायर फिसली नहीं है और ना ही मतलब यहाँ पर ब्रेकिंग में ऐसा फील हुआ कि यार गाड़ी का स्पीड कट डाउन नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। मतलब प्रोग्रेसिव है, ऑब्वियसली हर एक गाड़ी में यही होता है, लेकिन आराम से जो स्पीड है वो भी कट डाउन हो रही है, रियर टायर फिसल भी नहीं रही है। और हाँ, एबीएस की इंट्रूशन भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर रियर में भी फील हुई नहीं है। और चलिए अब रियर के संग बाद जो फ्रंट है उसको भी अप्लाई करके देखेंगे 70-80 के स्पीड पर एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। बाकी दोस्तों मैं कहूँगा कि NS 160, N160, N250, NS 400, ठीक है, NS 200, इन सब में आप ब्रेकिंग के बारे में शिकायत नहीं कर सकते हैं। ब्रेकिंग लाजवाब है, ओवरऑल ब्रेकिंग यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ी ही मिलेगी। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, अगर आप लोग यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी इसको लेकर जा रहे हैं, ठीक है, एक बार थोड़ी सी और इसको एक्सपीरियंस करते हैं। ये देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जर्क दे रही है, लेकिन भाई यहाँ पर मोनोशॉक है, तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खड्डे पर जा रहे हैं वो फीडबैक तो आपको बिल्कुल फील कराएगी। अब देखिए चाहे फ्रंट हो चाहे रेयर सस्पेंशन हो, मैं तो इतना कह सकता हूँ आपसे कि ये थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही सेट मिलेगी। कॉर्नरिंग मज़ेदार कर सकते हैं, हाई स्पीड टॉप स्पीड कॉर्नरिंग वगैरह मज़े से कर सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी थोड़ा बहुत गड्ढा झेल जाएगी, लेकिन आप लोगों को फीडबैक जो है वो भी बिल्कुल फील कराएगी ये, ठीक है। तो ये सस्पेंशन के बारे में हुई है। और अगर आप लोग ओवरऑल इसकी हैंडलिंग देख रहे हैं तो जब आप ये कर रहे हैं ना, फ्रंट में जो USD है उसकी वजह से सामने में सस्पेंशन से जो फीडबैक है ना, वो स्टिफनेस वाली जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली फील हो रही है, तो ये एक बात है। एंड वेट जो है, अब देखिए गुरिल्ला में 185 है, यहाँ पे 174, 11 किलोग्राम में जो हल्की वाली बात है ना, चलाते वक्त आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी। और यहाँ पर हैंडलिंग ओवरऑल थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको हल्का सा झुकना हो रहा है, रियर फिटेड फुटपैक आपको ज़्यादा मिल रही है, ऊंची सीट पर आप बैठे हैं, तो ओवरऑल जो फील है वो डिफरेंट है। बाकी USD है, ओवरऑल फील आपको डिफरेंट मिले, थोड़ी सी वो जो स्पोर्टियर वाली फील है ना वो आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर देख रहे हैं, डोमिनार से ली गई है, रियर व्यू जो है काफ़ी अच्छी खासी निकाल कर दे रही है। बाकी देखिए दो चीज़ यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगी, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हो गई, ABS या फिर राइड मोड। अब देखिए यहाँ पर 4 मोड आपको मिलेगा। स्पोर्ट मोड और ऑफ रोड मोड में जाके अगर आप लोग ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ये भाई आप लोगों को गुरिल्ला में तो मिलेगी नहीं, और ये जो ABS मोड है ये भी आप लोगों को नहीं मिल रही है। बाकी हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग ऑफ रोड मोड में जाते हैं ना तो यहाँ पर ABS लीस्ट काम करती है। मतलब जब रियर टायर स्लिप करने के कगार पे खड़ी होगी ना तब ये यहाँ पर ABS इंक्लूड करेगी और आपको फिसलने नहीं देगी। तो आप कह सकते हैं रोड, स्पोर्ट एंड देन रेन मोड में बहुत ज़्यादा ABS में डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑफ रोड मोड में डेफिनेटली ABS जो है वो लीस्ट काम करती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो ये जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी देखिए अगर आप लोग ये टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर या फिर ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह देख रहे हैं तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगी। और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट तो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल ही रही है। बाकी आप कह सकते हैं सीरीज कंफर्टेबल बट एक स्पोर्टियर राइडर पोजीशन आपको मिल रहा है। एक्सेलरेशन तो भाई गजब की है, ब्रेकिंग भी काफ़ी सही है, स्वीप एंड असिस्ट क्लच भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अगर आप पिलियन के साथ भी चला रहे हैं तो स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ऊंची सीट पर जो आप बैठे हैं वो आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर फील होने वाली है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर सिटी राइड के लिए वो नेकेड वाली बाइक, थोड़ी सी वो पावर आप कह सकते हैं, वो जो पावर जो ज़्यादा चाहिए मुझे, ये अगर आप लोगों को चाहत थी
सिटी राइड के लिए तो इस बाइक को आप यूज़ कर ही पाएंगे, पूरी तरीके से वो स्पोर्टियर फील आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकलना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इस बाइक के साथ आप निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। देखिए बाइक के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर बात हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं गुरिल्ला पे एंड देन देखते हैं कि भाई इसके मुकाबले वहाँ पर चीज़ें आप लोगों को क्या क्या मिल रही है। और दोस्तों अब गुरिल्ला 450 की बारी है। सीट पर जब आप बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो आप 780 mm जो लो सीट पर आप बैठ रहे हैं वो तो आप लोग को समझ में आएगी। और क्योंकि आप लो सीट पर बैठ रहे हैं, हैंडल बार आप लोग को ऊंची समझ में आ रही है, आपको बिल्कुल भी झुकने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए रियर फिटेड फुटपैक तो यहाँ पर भी आपको मिलेगी, लेकिन सीट जो है ये स्ट्रेट सीट है, मतलब सिंगल सीट है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लग रही है व्हेन कंपेयर टू NS400। और देखिए स्पेशियस तो है ही, उसमें बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है वो आपको समझ में नहीं आएगी। और चलिए अब इसको भी ट्राई करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। देखिए मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ, राइड बाय वायर जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रही है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स यहाँ पर भी आप लोगों को गजब की देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, इनिशियल रिस्पॉन्स अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी मार्जिनली आप कह सकते हैं हल्की से बेटर आपको दिखेगी। लेकिन जब अगेन आप लोग टॉप एंड में जाएंगे ना तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगी। ये मैंने आप लोगों को इनिशियल जो चीज़ थी, मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन थी, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। और देखिए क्लच तो यहाँ पर भी मिड साइड पर ही है, यहाँ पर भी ये सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चलिए क्योंकि यहाँ पर भी आपको ये स्लीपर क्लच मिलेगा तो इसको टेस्ट करते हैं। इसको पहले 6th गियर तक ले चलेंगे एंड देन डाउन शिफ्ट 5th गियर पे, 4th गियर पे, 3rd गियर पे, 2nd गियर पे। देखिए दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ यहाँ पर भी ये मक्खन की तरह ये देखिए खींच रही है। और डाउन शिफ्ट जब आप कर रहे हैं, क्लच भी छोड़ दे रहे हैं हाई स्पीड पर, तो भी रियर टायर स्लिप नहीं कर रही है। लेकिन एनीहाउ मुझे ये ऐसा फील हुआ है ना कि NS400Z में थोड़ी सी और ज़्यादा वो स्मूथनेस आपको मिल रही थी, ठीक है, जब आप लोग डाउन शिफ्ट वगैरह कर रहे थे। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम वैसे फील नहीं होगी। और चलिए अभी यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में बात करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इसको भी। और हाँ, अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को जो स्मूथर है व्हेन कंपेयर टू NS400 वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट गियर पर रख दिया है विथ 3 हॉर्न्स, 1 2 3। आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 120 नाउ। देखिए एक बात जो आप लोगों को समझ में आएगी वो ये है कि इनिशियल में भले ये थोड़ी सी आप लोगों को बेहतर दिख सकती है, वो जो टॉर्क वगैरह है, क्योंकि यहाँ पर 5 mm जो टॉर्क है वो आप लोगों को ज़्यादा मिल रही है। टॉप एंड परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखेंगे ना तो भी दोनों में बहुत ज़्यादा जो चेंज है वो आपको फील नहीं होगी। लेकिन ये जो हैंडल वगैरह ऊंची है, थोड़ी सी नीची सीट पर बैठ रही है, इसकी वजह से थोड़ी सी वो चलाने में जो डिफरेंस है हैंडलिंग में वो आप लोगों को डेफिनेटली फील होने वाली है यहाँ पे। और जब आप ये कर रहे हैं ना, ये देखिए भाई यहाँ पर भी कॉर्नरिंग आप मज़े से कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, क्योंकि NS400Z में आप लोगों को वो आप कह सकते हैं कि जो USD मिली थी उसकी वजह से वहाँ पर हल्का सा कॉन्फिडेंस आप लोगों को बेहतर मिलेगा, ये तो आपको मानकर चलना पड़ेगा। लेकिन भाई यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, लेकिन बेहतर अगर आप ढूंढ रहे तो NS थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगी। बाकी देखिए वाइब्रेशन में कहूँगा दोस्तों दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, मतलब 90 तक जब आप जा रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को वो फील होगी। और देखिए अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर भी 5 से 6000 RPM के बीच रखकर 6th गियर में अगर आप लोग चला रहे हैं 110 तक भी आराम से आप क्रूजिंग स्पीड इसकी मानकर चल सकते हैं। इसे 110-15 तक, 20 तक भी जा सकता है, लेकिन 110 के 10 से 15 के बीच में रखेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको फील होगी। ये तो डेफिनेटली एक बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 120 सेक्शन की टायर फ्रंट में, रियर में आप लोग को 160 सेक्शन की टायर जो मिल रही है। और यहाँ पर दोनों ही रेडियल है, बाकी NS में सिर्फ रियर टायर रेडियल थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर ही देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी ये मेरा मानना है, अगर आप लोगों ने दोनों बाइक को चलाया हुआ है तो आपका क्या मानना है वो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। मुझे जो फील हुई है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप लोग ये गियर देख रहे हैं ना, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर 4th गियर में भी इसको शिफ्ट करके चला रहा हूँ, 4th अगर आप 40-50 तक भी मैं खींच रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं ज़्यादा स्पीड पर भी जाऊँ, NS में क्या था 50 तक 55 तक जाने के बाद वो थोड़ी सी मतलब फील हो रही थी कि हाँ चेंज करो भाई। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 60 तक भी चल जाऊँगा ना तब भी मुझे वो गियर चेंज करने की जो वो मतलब जो फील होता है कि हाँ भाई गियर चेंज करो, वो फील नहीं होगी। तो हाँ NS के मुकाबले यहाँ पर गियर आप कह सकते हैं हल्की सी टॉल आपको मिलेगी। लेकिन देखिए NS के मुकाबले टॉल गियर अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं
तो 4, 5 एंड 6 मतलब 5th एंड 6th को आप मान के चल सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर तक यहाँ पर भी वो आप लोगों को वो शॉर्ट गियरिंग ही महसूस होगी, ठीक है। लेकिन NS के मुकाबले क्या है वो मैंने आप लोगों को अभी बताया है। और अगर आप लोग यहाँ पर इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम देख रहे हैं, भाई मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई है, लेकिन हाँ अगर आप लोग NS के मुकाबले देख रहे हैं, यहाँ पर हल्की सी वो जो हीट है पैरों में आपको फील हो सकती है, वो भी तब जब आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा खींचा हुआ 120, 30, 40 पे लगातार खींच रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल अगर आप लोग 70, 80, 90 तक भी चला रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा जो हीट है वो आप लोग को यहाँ पर भी फील नहीं होगी। एंड देन ब्रेकिंग को चलिए यहाँ पर भी टेस्ट कर लेते हैं। 70, 80 तक ले जाके इसको फ्रंट ब्रेक ये 77 पे। देखिए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों को 10 mm जो ब्रेक डिस्क है वो छोटी मिल रही है। वहाँ पर 320 थी, यहाँ पर 310 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एग्रेसिव ब्रेकिंग है। आप जैसे ही यहाँ पर लीवर पे हाथ डाल रहे हैं ना, पट से यहाँ पर गाड़ी रुक जा रही है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी ब्रेकिंग वहाँ पर भी काफ़ी लाजवाब थी, यहाँ पर भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव है। तो जो फीडबैक है वो आप लोगों को बहुत तुरंत देखने को मिल रहा है। बाकी ये जो ब्रेकिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब रियर ब्रेक को भी टेस्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप ABS का जो इंट्रूशन है ना, मतलब ये जो आप लोगों ने आवाज़ सुनी है, शायद आपको लगा होगा कि रियर टायर फिसल है, लेकिन नहीं, रियर टायर जो फिसली नहीं है। तो ABS बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। बाकी वहाँ पर 230 mm की डिस्क थी, यहाँ पर आपको 270 mm की डिस्क मिलेगी। बाकी प्रोग्रेसिव नेचर की यहाँ पर भी है, इसमें कोई मतलब चेंज आपको नहीं फील होगा। और ये देखिए, जब आप रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ, देखिए NS में भी लाजवाब ब्रेकिंग है, उसमें कोई दौरान नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ब्रेकिंग थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव है। आपको जस्ट टच करने की ज़रूरत है और गाड़ी मतलब तुरंत फीडबैक दिखा रही है। तो वहाँ पर थोड़ा प्यार से रोकेगी, यहाँ पर आप लोगों को एग्रेसिव तरीके से रोक देगी। तो इतना जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आएगी दोनों को चलाते वक्त। और वहीं अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं तो एक बार यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। ये जब आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखिए वहाँ पर आप लोगों को USD मिल रहा था तो फ्रंट्स में भी स्टिफनेस थी। फ्रंट स्टिफनेस उसके मुकाबले यहाँ पर डेफिनेटली आपको कम मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि वहाँ पर भी मोनोशॉक था, यहाँ पर भी मोनोशॉक है। लेकिन यहाँ जो मोनोशॉक आपको मिल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी जो स्टिफनेस है ना, वहाँ से आप लोगों को कम ही कहीं ना कहीं देखने में मिल रही है। तो ये एक बात है। बाकी अगेन थोड़ा सा यहाँ पर इसको उतार के देखें, जी हाँ, NS के मुकाबले रियर सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी कम स्टिफनेस महसूस कराएगी। तो हाँ देखिए, हाँ मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं तो कॉर्नरिंग के टाइम पे NS थोड़ी ज़्यादा आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस है वो देगी। देखिए हाई, अगर आप लोग हाई स्पीड टॉप स्पीड पर है फिर भी आपको अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस दे देगी। लेकिन NS के मुकाबले यहाँ पर जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को जो कंफर्टेबल राइड है वो आप लोगों को यहाँ पर दे सकती है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग ओवरऑल फीडबैक की बात कर रहे हैं, हैंडलिंग, तो ये जब आप कर रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पर 11 किलोग्राम बाइक आप लोगों को भारी दिखेगी। लेकिन जब आप चला रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, वो डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होगी। लेकिन हाँ एक बात है, वहाँ पर स्टिफनेस जो है सामने में सस्पेंशन में से ज़्यादा फील हो रही थी। अब बाकी देखिए यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर है ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा जो रियर व्यू है वो यहाँ पर निकाल कर देती है। बाकी वहाँ पर दो चीज़ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा था, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड ABS और राइड मोड। अब देखिए यहाँ पर भी काफ़ी छोटी जगह पे आप इसको मोड़ सकते हैं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS और राइड मोड वो चीज़ आप लोगों को वहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा था जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। बाकी देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ABS मोड ना होने से यहाँ पर कोई फ़र्क आपको दिख रहा है ऐसा मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल होती तो शायद ये और बेहतरीन हो सकती थी, ये तो मानना पड़ेगा। बाकी देखिए यहाँ पर ओवरऑल हैंडलिंग तो आपको डिफरेंट मिलेगी क्योंकि हैंडल बार ऊंची है, आप ओवरऑल एक नीची सीट पर बैठ रहे हैं। और रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छी है, एक्सीलरेशन थोड़ी सी आपको बेहतर फील हो सकती है। इनिशियल की बात कर रहा हूँ, टॉप एंड में दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी होगी। ब्रेकिंग थोड़ी सी एग्रेसिव है। बाकी स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। एंड देन ये जो हैजार्ड लैंप वगैरह है दोनों ही बाइक में आप लोग को मिल रही है। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग एवरीडे राइड देख रहे हैं ये बाइक तो बहुत सही आपको फील होगी। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे भी निकल रहे हैं ना, क्योंकि आप यहाँ पर बिल्कुल ही अपराइट बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं NS के मुकाबले वो भी लॉन्ग राइड के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बेहतर ढूंढ रहे हैं, मेरे ख्याल से राइडर पोजीशन की वजह से ये आप लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करेगी अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए इस बाइक को ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो। बाकी दोस्तों बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, देन एक डिसीजन बनाते हैं कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का टाइम की NS 400Z खरीदे या फिर गोरिल्ला 450। देखिए सबसे पहला जो बात है ना वो है प्राइस का। वो आप लोगों को 2,30,000 से 35,000 तक में मिलेगी। और ये वाली जो बाइक है ना, टॉप मॉडल अगर आप लोग देख रहे हैं 3 लाख तक में मिलेगा। तो एक 60-70 हज़ार का जो गैप है ना वो आप लोगों को मिल रहा है। बाकी इसकी जो
बेस मॉडल है वो भी आप लोगों को 2,85,000 तक में मिलता है। फिर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो 50,000 तक का गैप आएगा अगर आप लोग NS400Z को इसकी बेस मॉडल से अगर आप कंपेयर करते हैं, मिनिमम 50,000 का गैप है। आप इतना समझ के चलिए। एंड देखिए एक बात है कि यहाँ पर लुक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। NS की जो लुक है इसको भी कई यहाँ पर लोग पसंद करते हैं। देन आवाज़ भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करती है, आवाज़ भी एक मैटर बन सकती है। देन अगर आप लोगों को वो हल्का सा वो स्पोर्टियर अगर आप लोगों को बाइक पसंद है और थोड़ी सी ज़्यादा फीचर अगर आप लोगों को चाहिए, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल हो गई या फिर ये ABS मोड हो गया, ठीक है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि अगेन वही बात है ना कि अगर आप लोगों को प्राइस थोड़ी कम रखनी थी, लेकिन अगर आप लोगों को वो DOHC सेटअप, 6 स्पीड गियर बॉक्स, तगड़ी एक्सेलरेशन, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, माइलेज भी आप लोगों को यहाँ पर करीबन 30 किलोमीटर तक की चाहिए, ठीक है, वो स्पोर्टियर राइड के साथ, मेरे ख्याल से अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए भी ओकेजनली निकलना चाहते हैं विद NS400Z, तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बाइक को आराम से प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, अगर बात गुरिल्ला 450 की आ रही है तो ये एक बात बहुत क्लियर है कि आपको ज़्यादा यहाँ पर पे करना हो रहा है। 50,000 का तो मिनिमम गैप है, लेकिन आप लोगों को रॉयल एनफील्ड ओन करना है, लेकिन वो क्लासिक वाली नहीं, क्लासिक लुक वाली नहीं, थोड़ी सी वो रोडस्टर, एक मॉडर्न लुक आप लोगों को चाहिए। अगेन आप लोगों को मतलब सिटी राइड तो करना ही है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा वो लॉन्ग राइड के लिए आप निकलना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आप ऑफिस गोइंग हैं, ठीक है, आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, फिर कोई फलाना ढिमकाना, मतलब ऑफिस गोइंग, ठीक है। लेकिन आपको ये भी चाहिए कि एवरीडे राइड के साथ आप महीने 1.5 महीने में एक लॉन्ग राइड पर भी निकलते हैं, तो सिटी राइड के साथ साथ वो लॉन्ग राइड भी मुझे बाइक सपोर्ट करे, ठीक है। मैं अपराइट बैठना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा मैं लॉन्ग राइड के लिए बाइक को लेकर निकल सकूँ, और पिलियन कंफर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों के लिए। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ी सी अग्रेसिव ब्रेकिंग अगर आप लोगों को चाहिए, और साथ में बात ये भी है कि रॉयल एनफील्ड इस ब्रांड के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, और माइलेज अगर आप लोगों को 25 से 30 के बीच में, मतलब 27-28 से अगर आप लोग खुश हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 है ये भी आप लोग खरीद सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी खूब है। बाकी दोनों में क्या डिफरेंस है नहीं है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोग इस रिव्यू के बाद नीचे कमेंट करके बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा कि आप NS400Z खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर गुरिल्ला 450। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे दबाना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।